सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? ओके ब्यूटी, गुड इवनिंग। आई होप आवाज़ आ रही होगी सबको। ठीक है, वेरी गुड। मिसलेनियस, वेरी अटेंटिव स्टूडेंट। चलो ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है एट्थ। कौन सी क्लास है हमारी? आज एट्थ क्लास है, बिल्कुल आज एट्थ क्लास है हमारी। और मैंने जो है होमवर्क दिया था आज की क्लास के लिए। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं अरुण, तुम कंसिस्टेंट हो, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो एट्थ क्लास है, क्लास हमारी आज हमारी एट्थ क्लास है। और मैंने जो होमवर्क दिया था वो आपको दिया था आज सुबह, मैंने शेयर कर लिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं होमवर्क वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अभी एक जो है मैं एक ग्रुप भी बना लूँगा जिसके अंदर जो है आप अपनी रिटर्न कॉपी जो है शेयर कर सकते हो, ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर सकें। आप भी दूसरों की लर्निंग से लर्न करो और थोड़ा सा दूसरे लोग भी आपकी राइटिंग से थोड़ा सा लर्न करें। ऐसा कुछ करते हैं हम, ठीक है। नमस्ते आशीष। सो होमवर्क मैंने दिया था ये वाला कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। दो पूरे पूरे पेपर, 2 पेपर्स जो हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व कर चुके हैं इस मीन्स कि 2 ऐसे, 2 लॉन्ग, 4 लॉन्ग आंसर और हमारे 2 कॉम्प्रहेंशन आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक एक करके सारे पेपरों के अंदर जितने जितने ऐसे थे वो सारी चीज़ हमें ना यहाँ पे करते रहेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट ये चीज़ पता लग जाए कि ऐसे राइटिंग हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, कॉम्प्रहेंशन करते कैसे हैं और प्रैक्टिस उसकी कैसे रेगुलरली हमें करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया था एक कॉम्प्रहेंशन का एक ये पैसेज था हमारा 2020 के अंदर आया हुआ था ये, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था पैसेज, ये वाला थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पूछ रखी थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जो हमें पैसेज के लिए करना ही करना है। पैसेज मतलब ये कॉम्प्रहेंशन के लिए हमें अडॉप्ट करना ही करना है। जय हिंद पूजा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम अपना जो है पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कॉम्प्रहेंशन के लिए आई नो कि आपने जो है ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो जो है वो देख रखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आईबी ओरिएंटेड रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि जो वहाँ कुछ वीडियो में बता रखा है वो गलत बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा आईबी ओरिएंटेड रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना। सबसे पहले रीडिंग, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग है, ठीक है। अटेंटिवली करनी है, अटेंटिवली हमें जो है रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग करते टाइम माइंड जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब भी पेपर हो आपका तो उससे पहले जो है मेडिटेशन वगैरह करा करो, इसलिए मैं मॉर्निंग सेशन भी कराता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो अटेंटिवली हमें रीडिंग करनी है। रीडिंग करते टाइम अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। और बॉक्सेस हो गए, ये तो आपके जो है टाइम सेवर है। ये कौन है? अंडरलाइन, सर्कल, बॉक्सेस, ये आपके टाइम सेवर है, तो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है जब आप रीडिंग करते हैं, ठीक है। उससे पहले, इससे भी पहले अंडरलाइन, सर्कल, ये सारी चीज़ करने से पहले भी कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ये देखो, हमें यहाँ पे जो है हमने सीखा है कि यू मस्ट नो अबाउट द मूड ऑफ द ऑथर, ऐसे करके कि जो है थीम पता कर लो कि जो कॉम्प्रहेंशन उसकी थीम क्या है, मूड क्या है ऑथर का, वो पता पता कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें कोई मतलब नहीं है कि जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उसमें जो ऑथर है वो क्या सोच रहा है, उसका क्या मूड है, कैसी राइटिंग करना है, वो सारा हमारा कोई भी मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव क्या है? आंसर करना, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है? सिंपल एक मोटिव है हमारा कि भैया हमें कुछ नहीं पता करना, हमें सिर्फ आंसर पता करना है। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट, सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो क्या? हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हमें करनी है, क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करके उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके कॉम्प्रहेंशन के, वो बार बार रीड करोगे तो समझ नहीं आने वाले, ठीक है। तो उसको शॉर्ट कर लेना है 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के अंदर, ताकि, और ये 2 वर्ड्स 3 वर्ड में लिख लेना है। लिख लेने के बाद इसको बगल में रखना है जब हम कॉम्प्रहेंशन रीड करते हैं, ठीक है। वो जो पेपर होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा, उसके बगल में वर्ड्स लिख लेना। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये वाली, क्वेश्चंस को रीड करना और उन क्वेश्चंस को शॉर्ट में बना लेना 2-3 वर्ड्स में, ठीक है। क्यों?
ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका मैक्सिमम टाइम बचाएगा। कैसे मैक्सिमम टाइम बचाएगा कि ये बहुत ऑब्वियस है कि जब हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं, लेट्स से आपने जो है एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है आप गए फिर कॉम्प्रहेंशन के अंदर, कॉम्प्रहेंशन पढ़ने लगोगे क्वेश्चन भूल जाओगे, ये 100% होगा, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन पढ़ने लगोगे क्वेश्चन भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था, फिर क्वेश्चन पे जाओगे क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तब कॉम्प्रहेंशन में भूल जाओगे वो पार्ट कहाँ पे डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना शॉर्ट कर लेना है कि 2-3 वर्ड्स में हमें याद रहे और हमारी आंखों के सामने रहे, क्योंकि आपका जो होगा ये जो पेपर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्टिव का, आपका ये जो क्या कहते हैं इसे रोल नंबर रहेगा, कहीं भी लिख लेना, ठीक है। ये मैं भी जब स्टूडेंट था मैं हमेशा यही करता था, थोड़े से इसे ट्रिक कहते हैं, ये ट्रिक तो अपनानी पड़ती है, यही जो है एडवांटेज देती है, ठीक है। कहीं भी लिख लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2-3 वर्ड के अंदर हम कर लेंगे। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन को जो है डिकोड कर लिया, देन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है रीडिंग करना बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, अंडरलाइन सर्कल बॉक्सेस उनको करना है जो हमारे आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमें आंसर को लिखना है, ठीक है। तीसरा टास्क क्या आ जाता है, हमें आंसर को लिखना है। जब हम आंसर को लिखेंगे तो ट्राई करना कि एज इट इज जो है हमें सेंटेंस को कॉपी नहीं करना, ठीक है। पैराफ्रेजिंग करना, सिनोनियम का यूज करना, ये सारी चीजें कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस, ठीक है, मेन पर्पस क्या है, हमें जो है थीम का आंसर करना। थीम मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो बेसिक थीम है उसका आंसर करना। इट मे बी हैपन दैट यू विल लाइक री यूज द वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन वर्ड को यूज करने के लिए, सिनोनियम हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सेंटेंस को एज इट इज कॉपी नहीं करना, ठीक है। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, और इन 3 चीजों के अलावा कोई भी चौथी चीज नहीं है जो कॉम्प्रहेंशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वो सारी चीज जो है जो बहुत जो हम सीखी है, मैंने भी बचपन से सीखी है कि जो है मूड ऑफ द ऑथर पता करो, थीम पता करो क्या है उसकी, रीड बिटवीन द लाइन, वो सारी चीज़ ऐसी बकवास है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। हमें क्वेश्चन का आंसर करना है तो क्वेश्चन को डिकोड करना है, देन अटेंटिवली रीड करना है, अंडरलाइन करना है जो आंसर हो उसके, देन उसको आंसर करना है, और आंसर में जो मेन पर्पस जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसको आंसर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ आया इतना? सिर्फ 3 चीज़ कॉम्प्रहेंशन के लिए, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, चौथी चीज़ कोई दिमाग में भी नहीं रखनी है अपने, ठीक है। 3 की पॉइंट्स हैं, आए समझ? कमेंट तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बस सुनते रहते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने कॉम्प्रहेंशन की तरफ। ये दूसरा कॉम्प्रहेंशन कर लें, जो पहले वाला हमने प्रीवियस ईयर का करा था, जो पहले वाला, हाँ यश मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, ये जो आपने बोला था ना कि इंपॉर्टेंट थीम प्रोवाइड कराना, अभी इसके लेक्चर के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IB ACIO के लिए, कितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम हो, 10-15 थीम है, उसको रट जाओ, उसके बाद कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रुकने वाला नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि आपके राइटिंग स्किल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल में बच्चे मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये वाला कॉम्प्रहेंशन में आ जाओ। 3 की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन डिकोड करो फ्यू वर्ड्स में, 2-3 वर्ड्स में, देन रीडिंग करो अटेंटिवली, अंडरलाइन सर्कल बॉक्सेस करो, देन उसके बाद हमें आंसर करना है। आंसर में हमें जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी थीम को सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट। ट्राई करना है कि सेंटेंस रिपीट ना हो, जो पैसेज के अंदर दे रखे हैं एज इट इज वहां से उतारना नहीं है, जो वहां पे हमें वर्ड्स दे रखे हैं उसके सिनोनियम यूज करें, पैराफ्रेजिंग करें, वो सारी चीज करें। लेकिन अगर एक आधे वर्ड उतर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये पैसेज दे रखा था जो मैंने दिया था, और देखो ये जो पैसेज है एक्चुअल में टफ पैसेज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो है बिना फोकस के हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे IB ने थोड़ा सा 2020 का है ये वाला, IB ने थोड़ा सा टफ दिया था, और इस बार भी उम्मीद है कि टफ ही देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिकोड करना है किसको, हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि मैं होमवर्क करके आता हूँ हमेशा अपना, आप बच्चे ही हैं जो होमवर्क नहीं करके आते, मैंने पता नहीं रखा दिया, ये रहा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके 2-3 वर्ड्स के अंदर जो है इसको डिकोड कर देना है, बस इसमें हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद हमें जो एक्चुअल में पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर करना है, ठीक है। What are the different aspect of life and culture of people of northeastern India touched upon by the author in the book Understanding India's Northeast a Reporter's Journal? इतना बड़ा पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट एस्पेक्ट बताने हैं,
ठीक है, लाइफ के बारे में और कल्चर के बारे में किसके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ना तो मणिपुर लिख रखा है, ना ही असम लिख रखा है, ना ही नेपाल जो है नेपाल, ये क्या कहते हैं, नागालैंड लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एस्पेक्ट्स बताने हैं लाइफ एंड कल्चर नॉर्थ ईस्ट वालों का। ठीक है, बस यही क्वेश्चन जो पूछा है, यही तो पूछा है। ठीक है, हाँ मेन चीज क्या थी, होमवर्क किया है सर, अरे वेरी गुड यश, ऐसे ही तो बच्चे मेरे को अच्छे लगते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ जो है एक चीज का याद रखना कॉम्प्रहेंशन में, जो मैंने शायद वहां पे मैं बताना भूल गया, कि यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कितना आता है इट डजेंट मैटर, तुमने क्या क्या पढ़ा हुआ है कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे अपनी नॉलेज को सिर्फ नील बटा सन्नाटा कर देना, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना वहां तक जहां तक ये इस पैसेज के अंदर बता रखा है, सिर्फ इस पैसेज के अंदर बता रखा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर ज़्यादा दिमाग लगाया तो ज़्यादा लिख दोगे, जो इस पैसेज के अंदर भी डिस्कस नहीं कर रखा, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली यू मस्ट हैव लाइक मोर नॉलेज अबाउट द सोशल इश्यूज। वो सोशल इश्यूज के ऊपर ही जो है ये यहाँ पे पैसेज पूछ रखा होता है। अब उसी पैसेज के चलते, उसी नॉलेज के चलते जो है पैसेज के अंदर भी वो नॉलेज जो है इंक्लूड कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, वहां मार खा जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, फर्स्ट में हमें सिर्फ ये बताना है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। समझ गए, ये डिकोड कर दिया। सेकंड, फ्रॉम द बुक what do we know about the administrative acumen of some of the communities of the region। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमेन होता है उनकी कुशलता के बारे में बेसिकली पूछा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन ऑफ कम्युनिटीज, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल कर रही है वो कम्युनिटी जिसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, ठीक है, कम्युनिटी। ठीक है, ये जरूर लिख देना, नहीं तो गवर्नमेंट के बारे में बता देंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट पैटर्न कैन यू डिसर्न फ्रॉम द पैसेज अबव अबाउट अ सेक्शन ऑफ द मिसगाइडेड यूथ। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है पैटर्न कैन यू डिसर्न, मतलब हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बोल रखा है ना कि आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है अबाउट द मिसगाइडेड यूथ, उसको डिसर्न करना है, उसको मतलब डिफाइन करना है, डिसर्न करना है, डिकोड करना है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मिसगाइडेड यूथ के बारे में हमें जो है कुछ बताना है। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। इसके बाद फोर्थ में आ जाओ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू मतलब कि ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी इस पैसेज को पढ़ने के बाद, अब उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए विद रिगार्ड टू द रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट वाला, एज मेड आउट फ्रॉम द पैसेज अबव, मतलब पैसेज को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न है क्या होना चाहिए वो बताना है, व्हाट शुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है हमें क्या, गवर्नमेंट का कंसर्न। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ जाओ, ये समझ आ रहा है ना कैसे डिकोड करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिकोड करना। अगर क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए तो उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इस कॉम्प्रहेंशन के अंदर। फिफ्थ वाला, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ द ऑथर, just simply approach of the author to the subject of the book। अप्रोच पूछिए यहाँ पे किसकी, ऑथर की, अप्रोच ऑफ ऑथर। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन में लिख देना इसको। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, ये समझ आया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तभी तो पूछा है यहाँ पे। देखो, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग पैसेज रीड करने के बाद, एज मेड आउट फ्रॉम द पैसेज अबव, जो पैसेज है इसको रीड करने के बाद गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या है अकॉर्डिंग टू यू वो बताना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम दे रखी होगी वहां पे, तो गवर्नमेंट का कंसर्न क्या होना चाहिए उसको सॉल्व करना, सिंपल चीज, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। ठीक है ना, अपने आप को एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी समझो कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कहीं नक्सलाइट की प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या होगा, नक्सलाइट की प्रॉब्लम को एंड करना। ठीक है, अगर उसके अंदर सजेशंस दे रखे हैं पैसेज के अंदर कैसे एंड करना है, तो वो भी जो है गवर्नमेंट का कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू लिखा है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन वो जो दिमाग है उस दिमाग के अंदर जो नॉलेज है वो भी उस पैसेज तक ही हमें जो है लिमिट रखनी है, पैसे से ज्यादा नहीं लेके जानी। ठीक है, ये समझ आ गया।
हमने जो है 5 चीज़ को डिसर्न करा, डिकोड करा कि हमें क्या करना है। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, ठीक है। पैसेज को रीड जो है बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट था हमारा, मैंने बोला था अपने पेज पे लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो पेज है, जब अगर ऐसे करोगे वहाँ पे पेपर में कि लेट से ये दूसरे पेज पे था, वो पहले पेज पे था, यहाँ पे तुमने जो है डिकोड कर दिया, अब पहले पेज पे आओगे तो थोड़ा ना याद रहेगा। इसीलिए बोला था कि यहाँ पे कहीं आसपास में उसको जो है हमें डिकोड करना है, ताकि वो हमेशा हमारे साथ में रहे, ठीक है, हमेशा हमें जो है या दिखता रहे, ठीक है। वैसे ही चलो अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, पैसेज को अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, अ रिपोर्टर जनरल, देखो ये जो है ये नाम ले रखा है बेसिकली, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, अ रिपोर्टर जनरल, ये बुक का नाम है। इज एन एनॉर्मसली एम्पैथेटिक बुक, ठीक है, ये एम्पैथेटिक बुक है एक तरह से। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि जो हमें ऑथर का जो अप्रोच थी एम्पैथेटिक है। एम्पैथेटिक मतलब इमोशनल फीलिंग वाली जो होती है उसे कहते हैं एम्पैथेटिक। पैथोज मीन्स होता है फीलिंग, ठीक है। तो एटमोलॉजिकली इस वर्ड को डिकोड करना भी सीख जाओ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सही कर लो। इज एन एनॉर्मसली एम्पैथेटिक बुक अबाउट अ रीजन एंड पीपल दैट हैव बीन निग्लेक्टेड सेवरली, ठीक है। इट टेल्स स्टोरी ऑफ आइसोलेशन, अनरेस्ट, cultural diversity, dangerous politics, ethnic strife, violence of rights and significant hope, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, आपको पता होगा वही सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, आइसोलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक, कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से ही अनरेस्ट होता है वैसे तो, डेंजरस पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, एथनिक स्ट्रिफ चल रही है वहाँ पे, वायलेंस होता है राइट्स का, और सिग्निफिकेंट होप। होप मतलब अभी देखेंगे क्या चीज़ है ये होप, ये और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में किसी का आंसर आया एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल लाइफ, ठीक है, कल्चरल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ हमें दिख भी रहा है। अप्रोच ऑफ द ऑथर भी दिख रही है हमें, ये सारी पूरी अप्रोच ऑफ द ऑथर ही एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, ये वाला एम्पैथेटिक वाला। आंसर नंबर 5 यहाँ से डिकोड किया जा सकता है। शी vigorously advocates the need to understand the situation with a historical perspective, ठीक है, historical perspective से जो current problem है उसको समझो। while writing about the disillusioned youth, इस वर्ड का तो यूज भी किया था शायद, हमारा पैटर्न ऑफ मिसगाइडेड यूथ, मतलब यहां से हमारा निकलेगा आंसर नंबर 3, इन द रीजन हु हैव एफिलिएटेड देमसेल्फ विद अंडरग्राउंड ग्रुप्स और सरेंडर्ड ज्वाइन लोकल पॉलिटिशियंस और माफिया, ठीक है। यहाँ से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पैटर्न पूछा था ना मिसगाइडेड यूथ का, तो यहाँ पे हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न है? ईदर एफिलिएटेड विद हिमसेल्फ इन अंडरग्राउंड ग्रुप, या तो वो उन्होंने जो अपने आप को अटैच कर लिया जो वहाँ के जो अंडरग्राउंड ग्रुप है, जैसे हमारे ये जो उल्फा वगैरह वाले हो गए वो, या फिर सरेंडर कर दिया अपने आप को और ज्वाइन कर लिया पॉलिटिशियंस को और माफिया ग्रुप को। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 3 निकलेगा, ठीक है। शी सेज आई अंडरस्टूड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट हैड बॉट देम टू दिस पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ कुछ अंडर ये कर लो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से चीज़ें निकलेंगी हमारी, ठीक है। जहाँ से चीज़ें निकलेंगी ये कीवर्ड्स हैं, उनको ज़रूर जो है हमें ये कर लेना है ताकि दोबारा न रीड करना पड़े हमें। अंडरस्टूड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट हैड बॉट देम टू दिस पास, एंड intensified struggle for power between the insurgent groups and factions has led to murderous attack and purge on those they consider traitor or dissident। मतलब वही है कि यहाँ पे जो पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन द इंसर्जेंट ग्रुप जो हमने देखे थे और जो वहाँ के लोकल फैक्शंस है उनके बीच में, जिसकी वजह से अटैक वगैरह होता है और वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये कुछ नहीं पूछा था हमसे, सिर्फ यहाँ से पूछा है। यहाँ से हमारा आंसर नंबर 3 निकलेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? यहाँ से हमारा आंसर नंबर 3 निकलेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसके लिए स्पेशली हमारा जो IB ACIU है, न्यूज़पेपर को रीड ज़रूर करना है, एक पैसेज को रीड करना है, उस पैसेज को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड पूजा। आफ्टर पेजेस दैट डिस्क्राइब वायलेंस, मतलब ये बुक्स की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो हमारी ऑथर है वो उस बुक की बात कर रही है जो एक बुक पर्टिकुलर पढ़ रही है। तो आफ्टर पेजेस दैट डिस्क्राइब वायलेंस, की सबसे पहले तो वायलेंस वगैरह के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, आइसोलेशन एंड सिचुएशन दैट सीम्स टू हैव
स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, शी क्लेम द रीडर विद सम सक्सेस स्टोरी। मतलब पहले जो है वहाँ का वायलेंस, आइसोलेशन, जो वहाँ की लोकल सिचुएशन है उसको डिफाइन करा है, देन उसके बाद सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये अप्रोच ऑफ द ऑथर के अंदर भी आता है कि उसकी अप्रोच कैसी है, ये उसकी अप्रोच भी तो बता रहा है एक तरह से, ये उसकी अप्रोच भी तो बता रहा है। यहाँ से भी आंसर 5 हमारा डिकोड हो सकता है, मतलब ऊपर पहले वाला और ये पांचवे वाला, ये वाला, ठीक है। ये हमारा अप्रोच ऑफ द ऑथर भी बता रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस अप्रोच इज सीन इन नागालैंड। किसी नागालैंड का इंसिडेंट है। फॉर इंस्टेंट, इन पैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, विलेजेस लाइक Chizami are working out as a model of development that is rooted in their traditional wisdom and is vitally relevant to the region too। मतलब यहाँ पे नागालैंड के बारे में कुछ बता रखा है। उसकी एक विलेज है चिजामी, जहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है जो वहाँ के ट्रेडिशनल विजडम से निकली हुई है, ठीक है, जो उस रीजन के लिए बहुत वाइटल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। द 2018, ये किसी क्वेश्चन से मिल रहा है क्या हमारा? ये मिल रहा है सेकंड वाला। देखो आंसर नंबर 2 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के बारे में बताना है। मतलब वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या वो जो है अलग कर रही है। तो ये एक जो है वहाँ का एक्यूमेन है, उनकी कौशलता के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक्यूमेन के बारे में तो समझते हो ना कि एक्यूमेन क्या होता है, कि हमारे अंदर जो निपुणता होती है, निपुणता अब हिंदी का वर्ड है प्योर वैसे, लेकिन हमारे अंदर जो कौशलता होती है उसे कहते हैं एक्यूमेन, ठीक है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा बहुत बुरा हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव का टीचर हूँ। सो समझ जाओ एक्यूमेन क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही बता रखा है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पे एक विलेज के बारे में बता रखा है चिजामी, वो जो है अपना एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट करती है अपने लोकल लेवल में, जो उनके ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाइटली रिलेवेंट टू द रीजन टू। The 2018 assembly election is a remarkable demonstration of society taking a stand against electoral corruption और commitment to democratic value। मतलब उनका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो मोर लेस हमारा ऐसे ही डेमोक्रेटिक टाइप का है। Yet another story रूपा चिन्नाई narrates is that of तकिया विलेज इन कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो पहला एक नागालैंड का एग्जाम्पल, दूसरा एक असम का एग्जाम्पल। इनहेबिटेड बाय 350 स्ट्रॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड द इंगती। इसके बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उस कम्युनिटी के एक्यूमेन के बारे में बता रखा है वो यहीं से निकलेगा। एक हमारा निकलेगा यहाँ से और एक निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा आंसर नंबर 2 निकलेगा, ठीक है। हमारा पहला आंसर निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा नहीं निकला। चौथे में तो हमें अप्रोच बतानी है। अप्रोच यहाँ से पता ही चल गई, जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा अप्रोच है वो ट्राइबल वाला, आइसोलेशन वगैरह ठीक करो, ये गवर्नमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, उस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी एक गवर्नमेंट की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पहले इसे पूरा रीड कर लेते हैं। पांचों वैसे मिल चुके हैं, समझ आ रहा है ना, पांचों मिल गए या नहीं मिले। येट अनदर स्टोरी रूपा चेन्नई की, यहाँ पे तकिया विलेज इन कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट इन असम इनहेबिटेड बाय 350 स्ट्रॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड द इंगतई। द विलेज प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ टर्मरिक, ठीक है, दैट इज rated among the best in the world. Takia resident involved 5 neighboring villages in order to pool their land resources to make 1000 हेक्टेयर। द रिजल्ट वाज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली इन्होंने, हल्दी वल्दी बेच रहे हैं यहाँ पे, सेलिंग द टर्मरिक डायरेक्टली टू स्पेसिफिक बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ आ गया। देखो बहुत फास्ट यहाँ पे रीडिंग करनी है और बहुत फास्ट सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हिंदी के मीनिंग और वर्ड के मीनिंग, क्योंकि ये पूछे तो है नहीं, और ये निकालने बैठे होगे तो खत्म है खेल, ठीक है। क्यों, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे की समझो कि हमें मेन थीम को जो है आंसर करना है। हमारी मेन थीम क्या थी? पहला एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर, ठीक है। क्या एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर है? यहाँ पे देखो वहाँ का जो यूथ है वो एकदम ही जो है वैसे है, ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, प्लस वहाँ पे एथनिक वायलेंस वगैरह चल रहा है। इन सब की वजह से जो है एकदम निराशापूर्ण जो है वहाँ का जो है यूथ है, ठीक है। करता क्या है, या तो किसी अंडरग्राउंड ग्रुप के साथ मिल जाता है, या फिर वहाँ नहीं मिलता तो फिर पॉलिटिशियन माफिया के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये तो एक कल्चर ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कंसर्न हो सकता है पूजा, डेफिनेटली ये भी कंसर्न हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट मिल गया, दूसरा उनके लाइफ और कल्चर के बारे में क्या था, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे बता रखा है कि दे आर अडॉप्टिंग द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्लस कम्युनिटी ड्रिवन
जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे यहाँ पे टर्मरिक वाला इनिशिएटिव जो तकिया विलेज वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, ये जो 2 पॉइंट है दैट इज सफिशिएंट टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ आया। सेकंड था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेन ऑफ द कम्युनिटी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अक्यूमेन है वो यहीं से मिल रही है हमारी, ठीक है। एक तो ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा ये जो उन्होंने जो कम्युनिटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का बना रखा है, टर्मरिक बेच रहे हैं 5-6 विलेज वाले मिलके, ये इनका ये क्या है, ये है हमारा आंसर नंबर 2। इतना जल्दी जल्दी ही आपको जो है एग्जाम में सोचना पड़ेगा, तभी आंसर हो पाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम है। अब थर्ड है हमारा पैटर्न। हमें फाइंड आउट करना है पैटर्न जो वहाँ के मिसगाइडेड जो यूथ है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हमने ये पहले से ही जो है कर लिया है अडॉप्ट। ये रहा हमारा, यहाँ रहा, ये रहा हमारा पैटर्न। क्या पैटर्न था कि वहाँ के जो मिसगाइडेड जो यूथ हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो है वहाँ का जो अंडरग्राउंड ग्रुप है, इंसर्जेंट जो ग्रुप है, उनसे मिला लेते हैं। नहीं होता सरेंडर कर देते हैं, लोकल पॉलिटिशियन से मिल जाते हैं, माफिया लोगों से मिल जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ का पैटर्न है यूथ का, जो मिसगाइडेड यूथ जो है कर रहा है, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए, जो वहाँ की प्रॉब्लम है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो यहाँ पे यश ने बताया था वो भी, इंक्लूडिंग जो यहाँ पे पूजा ने बताया वो भी। ये दोनों जो है गवर्नमेंट का कंसर्न होना चाहिए। आइसोलेशन को ठीक करना चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये जो सारा चीज़ है इसको ठीक करना चाहिए, यूथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए, एथनिक वायलेंस जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए, प्लस ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है इसको पुश करना चाहिए, कोऑपरेटिव वगैरह को, ठीक है। ये सारा जो यहाँ पे दे रखा है वही जो है गवर्नमेंट का कंसर्न मेन होना चाहिए, ठीक है। अप्रोच ऑफ द ऑथर क्या है, देखो अप्रोच ऑफ द ऑथर क्या है, अप्रोच जो है एम्पैथेटिक और बैलेंस्ड अप्रोच यूज करिए। एम्पैथेटिक और बैलेंस्ड अप्रोच कैसे यूज करिए, देखो बैलेंस तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज बताइए, तो बैलेंस्ड अप्रोच यूज करिए, प्लस एम्पैथेटिक तो है ही, ठीक है। तो हमारे जो 5 आंसर है वो हमें मिल गए हैं, समझ आ रहा है। अब 5 मिल गए हैं तो उसको लिखना कैसे है, लिखना देखो ऐसे लिखना है, मैं ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ देखो ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो यहाँ लिखने बैठूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। आंसर 1, द ऑथर हाईलाइट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही बोला था इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही लिखना है। सच एज जैसे आइसोलेशन, अनरेस्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस ऑफ राइट। शी ऑल्सो पोर्ट्रेट द स्ट्रगल ऑफ डिसइल्यूजन्ड यूथ, इम्पैक्ट ऑफ इंसर्जेंसी एंड होपफुल स्टोरी, जैसे ये रूपा चेन्नई वाली बता रहे थे, डेवलपमेंट रूटेड इन ट्रेडिशनल विजडम, ठीक है। तो यही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। जरूरी नहीं है 100% ऐसे ही लिखना, ठीक है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करके, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कोई मॉडल आंसर नहीं है, ये जस्ट एक जो है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन के साथ जो मैंने पैसेज की करी। आपकी थोड़ी सी और अलग हो सकती है, या इससे बढ़िया लिख सकते हैं या इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोरलेस इसके जैसा ही होगा, ठीक है। ये समझ आया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखना है हमें, इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, फ्रॉम द बुक व्हाट डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेन ऑफ सम ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द रीजन। वही एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेन, हाँ देखो यश ये चीज नहीं करनी, क्योंकि है ना यहाँ पे हमें जो है आंसर को पूरे पैसेज के अंदर से ढूंढना है, हमें किसी फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा से नहीं ढूंढना, ठीक है। जहां से वो चीज मिलती है वहां से उसका आंसर दो, ठीक है। अब 2 नंबर का है तो एटलीस्ट 3 से 4 लाइन हमें लिखनी है, तो वो यहाँ पे हमने लिख ली, ठीक है। वो सारी चीज पैरा में से ही है, ठीक है। तो एक चीज ट्राई करा करो, ये चीज है ना तुम्हारी वो दिखाती है कि कितना जो ब्रॉड है तुम देख पाते हो, सोच पाते हो। कि लेट्स से अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हमने देखा ना ऊपर, जैसे यश ने अभी क्या बोला कि सर मैंने जो है फर्स्ट का आंसर लिखा सिर्फ पहले पैसेज से, लेकिन देखो यहाँ पे पहले पैसेज से नहीं, काफी सारे पैसेज से हमें आंसर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और सबसे नीचे वाले में भी कुछ मिल रहा था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ मिल रहा है, 3 का आंसर यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो पूरे पैसेज में से हमें आंसर ढूंढना है, किसी एक पर्टिकुलर पैरा में से नहीं, क्योंकि हमारी आदत होती है, मुझे भी पता है कि जब मैं स्टूडेंट था तो हमारी भी आदत थी
कि जो है एक पैसे से पैरा में से हमारा आंसर मिल गया तो हम जो है उसको दूसरी जगह से ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन हमें क्या करना है, ब्रॉडली पूरे पैसेज को रीड करना है, हर एक पैसेज में पॉइंट आउट करना है कि यहाँ से उसका आंसर हो सकता है। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन था उसको पहले ही डिकोड कर दिया था, ताकि हम पहले पैसेज को रीड करें और फिर क्वेश्चन पे जाए, फिर दोबारा पैसेज को रीड करें, टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। पहले डिकोड कर दो, देन उसके बाद पैसेज में आओ, जहां पे वो आंसर मिल रहा है वहां से उसका आंसर उठा लो। ठीक है, ये हमने अप्रोच यूज करी थी। अब सेकंड आंसर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वाला, कम्युनिटी का। फ्रॉम द बुक वी लर्न दैट, ठीक है, आया समझ, वेरी गुड यश। फ्रॉम द बुक वी लर्न दैट सम नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज शो रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन बाय ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल विद मॉडर्न नीड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, एक तो कोऑपरेटिव वाला ही हो गया, वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न नीड को जो है ब्लेंड कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे वो चिजामी विलेज का इन नागालैंड हैज डेवलप्ड अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये हमने देख लिया था, सस्टेनेबल मोड ऑफ डेवलपमेंट रूटेड इन ट्रेडिशनल विजडम। वाइल जो तकिया विलेज वाला था, इन असम ऑर्गेनाइज अ कोऑपरेटिव टू सेल टर्मरिक। सो ये दो चीज करी थी और यही यहाँ पे पूछी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, और वो दोनों हमने बता दिया। तीसरा पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिखा था और यहाँ पे हमसे कुछ अलग से पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ऐसे ही आई होप कि ऐसे ही लिखा होगा यश, आपने भी, जिन बच्चों ने होमवर्क करके लाए उन्होंने ऐसे ही लिखा होगा। थर्ड पे चलें, हमारा थर्ड है ये वाला। थर्ड था हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है जो हमारे मिसगाइडेड जो यूथ है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड है, क्वेश्चन पढ़ूं। द पैटर्न कैन यू डिसर्न फ्रॉम द पैसेज अबव अबाउट अ सेक्शन ऑफ द मिसगाइडेड यूथ ऑफ द रीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन था तीसरा। इसका आंसर हमने ऑलरेडी ऊपर जाके देख लिया था, कहां था। द पैसेज शो दैट मैनी डिसइल्यूजन यूथ फ्रस्ट्रेटेड बाय निग्लेक्ट एंड अनरेस्ट ज्वाइंड, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये लिखना है, joined underground insurgent groups. Later, some surrendered but become linked to the local politicians or mafia network. Their choices reflect anger, loss of direction and exploitation. ठीक है, ऐसे लिखा था सबने, यही सारी चीज थी। थोड़ा सा अपने वर्डों में लिखना पड़ता है, नहीं तो वो उसको लगता है कि पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने वर्ड्स भी यूज करने हैं। पॉइंट वही सारे हैं, बस वर्ड थोड़े अपने यूज कर लिए। और जो कॉमन वर्ड है, जैसे हमारा इंसर्जेंट हो गया या फिर ये हो गया अनरेस्ट हो गया, इसको तो क्या ही हमें चेंज करना है, सेम का सेम रहने दो। फोर्थ पे चलें। क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिए सारे, डिसन डिकोड कर लिए, आंसर भी डिकोड कर लिए, बस अब लिख ही रहे हैं इस पे। ठीक है, फोर्थ था व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी गवर्नमेंट्स मेन कंसर्न विद रिगार्ड टू द रीजन एज मेड आउट फ्रॉम द पैसेज अबव। मतलब अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे पूछा है, इस पैसेज के अंदर हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट का कोई मेन कंसर्न यहाँ पे बता नहीं रखा है। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या होगा, मेड आउट फ्रॉम द पैसेज अब, मतलब जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का कंसर्न होना चाहिए वो। तो यहाँ पे शुड भी जरूर लिख देना क्योंकि ये बता नहीं रखा। द गवर्नमेंट्स मेन कंसर्न शुड बी टू एड्रेस रीजन सेंस ऑफ निग्लेक्ट जो वहां पे हो रहा है, आइसोलेशन बाय इंश्योरिंग पीस डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन, ये सारी चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इट मस्ट टैकल इंसर्जेंसी, प्रोटेक्ट राइट्स, कर्ब करप्शन, सपोर्ट कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल्स। वही दोनों चीज जो है उन दोनों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पूजा ने बोला था वो भी पूजा आप ऐड कर सकते हो कि जो यूथ है उनको राइट डायरेक्शन में ले जाना, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, वो भी यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ओके है। ठीक है, सारे वर्ड्स इसी के अंदर दे रखे हैं, हमने कहीं अलग से थोड़ा ना लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ पे आ जाओ। हमारा फिफ्थ है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ ऑथर टू द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। ठीक है, ये वाला अप्रोच ऑफ द ऑथर जो हमने बोला था कि फर्स्ट में ही फाइंड आउट कर लेना, तो दोनों ही था। द अप्रोच ऑफ द ऑथर इज एम्पैथेटिक एंड बैलेंस्ड। कैसे, क्योंकि जो ऑथर थी उसने एक्नॉलेज करा था जो वायलेंस हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, डिसइल्यूजन जो यूथ है हमारे हो, ऑल्सो हाईलाइट करा था जो कल्चरल रिचनेस है, जो सक्सेस स्टोरी है, उन सबको। सो उन्होंने जो है टोटल कंबाइन करके एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद ऑन ग्राउंड रियलिटी वो सारी चीज प्रेजेंट करी थी, चैलेंजेस भी बताए थे, और जो होप है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वो भी डिस्कस करा था। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच और एक जो एम्पैथेटिक लुक है, वो दोनों चीज यहाँ पे ऑथर के उसके अंदर
अप्रोच के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। कुछ वर्ड्स को चेंज कर दो, सब वर्ड को कैसे चेंज करोगे? नहीं तो फिर उस सबके सिनोनियम ही याद करते बैठ जाओगे। ऐसा नहीं, कुछ वर्ड्स को चेंज करो जो कर सकते हो। मतलब जो आप लिख रहे हो ना वो ओरिजिनल लगना चाहिए, कि वो आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने वहां से कट करा है, कॉपी करा है और पेस्ट करा है। वो चीज नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये चलता है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं, ये चीज एक बात समझना, कि जब हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं तो हमारा मैक्सिमम ध्यान कहाँ होता है? मैक्सिमम ध्यान होता है कि हम जो है वर्ड को रिपीट ना कर रहे हो, है ना। मैक्सिमम ध्यान क्या होता है कि हम जो है वर्ड कॉपी ना कर रहे हो, सेंटेंस को रिपीट ना कर रहे हो। हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तभी तो मैंने बोला था थीम का आंसर करना है, जो हमें थीम दी गई है। वर्ड थोड़े बहुत रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थीम का आंसर हमारा ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, वर्ड थोड़े बहुत रिपीट होंगे, यहाँ पे वर्ड रिपीट हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन जो आंसर करा वो मेरा ओरिजिनल था। ठीक है, उस चीज़ का मेन ध्यान रखना चाहिए। अब उस चक्कर में हम क्या करते हैं, सिनोनियम लिखने बैठ जाते हैं। यही करते हैं ना। अनरेस्ट, यहाँ पे अनरेस्ट लिखा हुआ है, अरे नहीं नहीं इसको लिखना नहीं है, सर ने मना करा था कि जो वर्ड है एज इट इज़ नहीं उतारने। अगर हमने जो है अनरेस्ट उतार लिया तो वो जो एग्जामिनर है हमारा नंबर काट लेगा। ऐसा नहीं होगा। अनरेस्ट का हम सिनोनियम लिखने बैठ जाएंगे, अब सिनोनियम याद नहीं आएगा तो अनरेस्ट भी नहीं लिख के आएंगे। इस चक्कर में जो है देर हो जाएगी। तो वो सारी चीज़, सर बाय मिस्टेक डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया था। अरे नहीं, कोई इशू नहीं है विशु। देखो मैं बताता हूँ, देखो इसके अंदर ये जो है ना अपने आईबी वाले, ये बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप के हैं। क्योंकि ये ना मेरे को याद है लास्ट जब आपका हुआ था 2024 का, उसके अंदर एक स्टूडेंट थी मेरी, उसका उसने ओबीसी का भरा था, और वो ओबीसी थी नहीं वैसे सेंट्रल वाली, वो स्टेट वाली थी। तो वो इंटरव्यू देने भी नहीं जा रही थी। सो उसने मतलब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करी, सारी चीज़ करी, लेकिन इंटरव्यू देने से पहले बोली कि सर मैं जाऊंगी नहीं, नहीं तो मेरे को जो है टर्मिनेट कर देंगे। और शायद उसको बोला होगा किसी ने कि टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन जिसने एडवाइस दी होगी उस वो गवर्नमेंट सर्विस में कभी रहा नहीं होगा। तो टर्मिनेट तब किए जाते हैं जब आप एटलीस्ट सबसे पहले ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आप कुछ करते हो तब वो टर्मिनेट करते हैं आपको। आपने ज्वाइन ही नहीं करा तो टर्मिनेट कैसे करेंगे आपको? तो वो चीज़ गलती। तो मैंने कहा कोई टर्मिनेशन वगैरह नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि आप नहीं दे सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन दोबारा देने से वो रोक नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं है, तो आपने तो ज्वाइन ही नहीं करा। तो शी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और वहाँ पे उसको जनरल में कंसीडर कर लिया था, और उसके बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया, वो अभी ट्रेनिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। तो या तो आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर जो आपका ये प्री हुआ था, प्री तो देने दे दिया था, प्री में करेक्ट नहीं करवाया। अगर प्री में नहीं करवाया तो मेंस में करवा लेंगे, मेंस में नहीं करवाएंगे तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे करवा लेंगे। लेट्स से अगर ऐसा हो जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हुआ और आपकी जो एज है वो ज़्यादा पाई गई, तो आपको आप पे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो वो उसको भी कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से अगर आप पे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बस ये होगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत लिबरल है, वो आपकी जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उस टाइम पे कुछ जो ऐसा हो जाता है डेट वेट से रिलेटेड तो वो अलग मैटर होता है, लेकिन ये छोटी चीज़ें हो जाएगी। ठीक, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन सबको समझ आ गया होगा। अच्छा एसए की बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हो जाएगा। वहां पे जाके वो एग्जाम के बीच में आते हैं, उनसे करवा लेना, हो जाता है। ये सारे ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, सब कर देते हैं। ठीक। ठीक है, ये समझ आया कॉम्प्रहेंशन सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है विशु, हो जाएगा हो जाएगा, डरो मत। मैंने भी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट करवाए हैं, ऐसे मत समझो। ये मैं जब था तो मैंने टोटल 4 से 5 रिक्रूटमेंट मैंने खुद करवाए हैं, तो ये सारी चीज़ छोटी मोटी होती है, करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, अब कॉम्प्रहेंशन के बाद कुछ थीम को डिस्कस कर लें। ठीक है, अब थीम को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम टीयर 2 की
थीम्स। देखो जब से मैंने पढ़ाना चालू करा है, ओके कोई इशू नहीं विशु, कल एग्जाम में प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए। जब से मैंने पढ़ाना चालू करा है, मैंने एटलीस्ट सबसे पहला जो मेरा बैच था आज से शायद 2022 के अंदर था, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था, ठीक है। तो किसी भी बैच को पढ़ाने से पहले उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं हमेशा कर लेता हूँ, जितने भी अवेलेबल होते हैं वो वाले, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही करता था जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसको करने के बाद मैंने हर एक एग्ज़ाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव था, हर एक एग्ज़ाम के पेपर को एनालाइज कर रहा था, ठीक है। एनालाइज करने के बाद मुझे टोटल बताऊं तो 5 से 6 टॉपिक मिले थे, टोटल बताऊं। जो 5 से 6 टॉपिक कोई भी कर लेगा ना, उसका कोई भी डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं रुकने वाला, एक ना एक मिल जाएगा। और ये शुरू से अभी तक होता हुआ है, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि ये 5 से 6 टॉपिक जो मैंने बता रखे हैं सबको बच्चों को उससे बाहर आया हो। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में एक बार एक नई चीज़ आ गया, लॉन्ग आंसर। तो आपको जो है टोटल मैं बता देता हूँ, एटलीस्ट 15 से 16 टॉपिक उसको प्रिपेयर कर लो। ये लॉन्ग आंसर भी जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे डेटा को याद रखना, कोड को याद रखना, या फिर की फैक्ट्स को याद रखना, इससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम क्लियर होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि ये डेटा कोड वोड लिखते हैं सब हैं, लेकिन लिखने के पीछे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो जब आप लिखते हो समझ आ जाती है, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप नहीं करी, कोड डेटा फैक्ट्स की फिगर ये याद कर लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना कोर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। जब कोर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी तो वो जो डेटा और फैक्ट है वो अपने आप आपके दिमाग में रहने लग जाएंगे, ठीक है। उस चीज़ पे ध्यान देना। चलो ठीक है, अब मैं थीम लिखवा देता हूँ। थीम मतलब क्या, टॉपिक्स लिखवा देता हूँ कि इन टॉपिक्स पे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। थोड़े ब्रॉड टॉपिक हैं और इसमें से आधों के फ्री लेक्चर तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट दो मेरे को। हमारी पुरानी यूट्यूब वीडियो होंगी ना सर, पूरा सही बता रहा हूँ यश, मैं एक्चुअल में चाहता हूँ लेना, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने ऑल्सो ले रखा है सीएपीएफ वालों के लिए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, ये कोड वगैरह ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर वैसे तो बोलने में 2 वर्ड आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जब एंटर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड आपके क्लाइमेट चेंज से। क्यों क्यों रिलेटेड है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब आप एंटर करोगे देन यू विल फाइंड दैट हमारे यहाँ पे अराउंड देखा जाए तो 60% एरिया जो है रेड फेड एरिया है। मतलब क्या कि बारिश आएगी तो यहाँ पे अनाज होगा, और 50% हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एरैटिक मानसून हो रहा है, मानसून टाइम पे आता नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमारे इन 50% लोगों को हैम्पर कर रहा है, हमारे इंडिया की फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ये तो जस्ट मैंने एक डायमेंशन बताया। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में टोटल चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है। क्यों, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मिड मिडल की मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो 50% यूथ हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे, तब जाके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भार है कम होगा। जीडीपी में जो है परसेंटेज इनका बहुत कम है, शायद 12% कुछ है, लेकिन यूथ हमारे 50% है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग जुड़े रहते हैं वो गरीब रहते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है। इसलिए ये जो है फार्म प्रोटेस्ट और ये सारी प्रॉब्लम में देखने को मिलती है, सब चीज़ें लिंक्ड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन थैंक्स टू ट्रम्प लगाता है टैरिफ,
हमारे जो H1B1 वीज़ा पे, H1B वीज़ा जो भी है उस पे जो हमारा अमेरिकन ड्रीम था टेक इंडस्ट्री वाला, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विस सेक्टर से, अब ये हमारे डायरेक्टली जीडीपी को हैम्पर कर रहा है। मोर और लेस कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पता होगा तो यहाँ से क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है तो आंसर कर पाओगे। जैसे ये रहा 2024 का क्वेश्चन है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स ड्राइवर्स। पहले वाले इससे कंप्लीट हो जाएगा अगर पहला लेक्चर कर रखा होगा, और ये पहला भी नहीं कर रखा था। अगर ये पहला भी नहीं कर रखा तो मैं बता देता हूँ, देखो देखो 1 मिनट दो मेरे को, ये देखो दिख रहा है hemantra.com, ठीक है। मारो मेरी वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे एंटर मारने के बाद यहाँ पे जाओ, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोई यहाँ पे कोर्स सेल नहीं कर रहा, लेना हो तो लो, नहीं लेना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सारी चीज़ यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। ये डेमो मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये फ्री लेक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग के ये 3-4 लेक्चर फ्री है एकदम, ठीक है। एक बार ये कर लेना तीनों, ये तीनों एक बार कर लिए। इकोनॉमिक सेक्टर खत्म है, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम आंसर कर लोगे, ठीक है। एकदम 100% गारंटी। और ये एकदम डेमो लेक्चर्स हैं। ये हो गया हमारा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, 4 घंटे के लेक्चर फ्री हैं एकदम। आराम से देखो इसको, देखने के बाद फिर मेरे को बताना कि ये जो क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2024 के अंदर इसका आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये था क्वेश्चन तुम्हारा, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स ड्राइवर्स, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, जो मैंने अभी लेक्चर बताए थे। फिर बताना इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया पहला, ये अभी सिर्फ पहला है। इसके बाद हमारा दूसरा है एजुकेशन सेक्टर। दूसरा हमारा है एजुकेशन सेक्टर। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको तुम्हें पता ही होना चाहिए। क्यों? हमारी पूरी इंडिया इस पे डिपेंड करती है। पूरी इंडिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टोटल चीज इस पे डिपेंड करती है। चाहे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, या फिर इंडिया को 2047 तक न्यू इंडिया या कह लो डेवलप्ड इंडिया बनाने वाला कोई भी टॉपिक हो, सारी चीज पे डिपेंड करती है एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर का भी लेक्चर मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखा है वहीं पे, ठीक है, वो भी कर लेना। इसके बाद तीसरा, इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। कोर अंडरस्टैंडिंग अगर सोच पा रहे हो तो लिख पा रहे हो। एजुकेशन सेक्टर के बाद आता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर का एक बहुत जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज ऐसे करके है ना, UHC ऐसे करके, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस जो है पूछा जाता है, तो वो चीज़ भी कवर कर लेना। हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें। शायद इससे तुम्हारे पे क्वेश्चन भी आया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। डायरेक्टली सब सेक्टर्स का रिलेशन हमारे जो है उससे है, नेशनल सिक्योरिटी से, ठीक है। क्योंकि हमने एक देखा था ना क्वेश्चन कि नेशनल सिक्योरिटी का जो रिलेशन है वो कैसे जो है ट्रेडिशनल से जो है नॉन ट्रेडिशनल होता जा रहा है, तो ये सारे नॉन ट्रेडिशनल वाले हैं। हेल्थ सेक्टर, इसको प्रिपेयर कर लेना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऐसे टॉपिक्स हो गए, क्या चल रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्या अभी करंट चल रहा है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और कैसे ब्रॉडली वो सारी चीज़ें जो है लिंक्ड है अदर सेक्टर से, वो पता होना चाहिए मेनली, ठीक है। हेल्थ सेक्टर के बाद टूरिज्म सेक्टर आ गया, इससे क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे में। टूरिज्म सेक्टर, अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, आ सकता है। और एक आया भी था इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे 2 टॉपिक क्लब हो गए। एक तो हमारा टूरिज्म वाला, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2024 के अंदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था? इम्पैक्ट ऑफ
टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ये चीज़। तो ये सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। अब वो जो यूजलेस थीम्स है जिसका शायद कभी ज़िंदगी में पूछे ना, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कभी देखो किसी पेपर में पूछी भी है या नहीं पूछी? पूछता है नहीं, कर लेते हो रिजर्वेशन के ऊपर। कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्यों पूछेगा? लड़ाई थोड़ी ना करवानी है वो तुम्हारे अंदर, वो थोड़ा ना पूछना है, तुम्हें एक्चुअल में पता है, एक्चुअल में कंट्री में क्या हो रहा है नहीं पता है वो चीज़। तो ये सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता और उसके बाद सबके बारे में पता कर लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहे हैं ना। देखा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। एक एक करके सारी चीज़ मिल जाएगी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर, आपके प्रीवियस ईयर के अंदर बोल रहा हूँ। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर करने के बाद डेमोग्राफी, डेमोग्राफी या कह लो हमारी पॉपुलेशन सेक्टर, एक और सेक्टर। और ये जो डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है, हमारे ड्रीम से, न्यू इंडिया के ड्रीम से, हमारे एजुकेशन सेक्टर से, हमारे हेल्थ केयर से, सब चीज़ों से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये डेमोग्राफी वाला कर लेना। इससे क्वेश्चन आया भी नहीं आया ये मैंने देखा नहीं। डेमोक्रेसी आ रखा है, टेक्नोलॉजी आ रखा है, फ्रीडम, ग्रोथ विद इक्विटी। देखो ये एक और आ रखा है 2020 में इकोनॉमिक वाले से, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है डेमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, मैं बोल दूं क्या ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर ऐसे तो लिखते लिखते, चलो ठीक है लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा हो गया डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे डाइवर्सिटी में यूनिटी है, वो सारी चीज़ें जो इंटरलिंकिंग है वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद डाइवर्सिटी वाले के बाद आता है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है हर एक एग्जाम का, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। प्रीवियस ईयर के अंदर भी हमने देख लिया था कितने सारे जो टॉपिक्स पूछे गए थे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो वो कर लेना। इसके बाद हो गया मीडिया एंड फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल मीडिया, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, नेशनल सिक्योरिटी वाला तो हो रखा है हमारा। उसके बाद टाइम बचे तो इंडियन जुडिशरी भी कर लेना, मूवीज हो गई, जनरल टॉपिक्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये ऊपर के जो बताए 5-6 की टॉपिक्स हैं, इनसे कर लेना, इनमें से एक ना एक फंस जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारे टॉपिक भी अभी जो बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। जो दिखाया था मैंने आपको वेबसाइट पे, उसके अंदर जो टॉपिक्स की लिस्ट दे रखी है, एक्चुअल में उन टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना। एक बार उन टॉपिक्स को कर लिया, फिर किसी भी टॉपिक के बारे में तुम्हें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है, जैसे हमारा अर्थ गोल है, एक बार यहाँ से चलना चालू करोगे, यहाँ से चलना चालू करोगे तो एंड में ही पहुँचोगे। वैसे ही हमारे टॉपिक भी इंटरलिंकिंग है, ठीक है। एक बार एक चीज़ को समझना चालू करोगे, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी। जो चीज़ समझ आएगी उस चीज़ को तुम अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख पाओगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी, रटोगे, तो उसको कितनी ही कोशिश कर लो अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ये मेरा एकदम जो है टेस्टेड वो है, फॉर्मूला है बच्चों के ऊपर, कि जो रटते हैं उनका एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, थीम्स वगैरह सारी पता चल गई होगी, थोड़े बहुत लेक्चर्स वगैरह देख लेना, हो जाएगा अपना काम, ठीक है। और अपना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ले लो, होमवर्क ले लो, बिना होमवर्क के घर मत जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर बाहर घूमोगे जाके बच्चों की तरह। ये लो होमवर्क लो आज का, इसको लिख के लेके आना, कल ये डिस्कस करेंगे हम। हमारा साइंस एंड टेक का ये 2024 के अंदर आ रखा था, हमने वुमेन का डिस्कस कर लिया था। वुमेन्स एजुकेशन इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर सोशल प्रोग्रेस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दूसरा हमने कौन सा टॉपिक, नेशनल सिक्योरिटी पे हमने डिस्कस करा था, मास कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी। अब ये तीसरा एसए का टॉपिक है, एसए लिखना है इस पे हमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगा यश, थोड़ा सा कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ज़्यादा काम रहता है ना, लेकिन मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। एक एक मैं टेस्ट सीरीज की बुक बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तो उसको ले लेना, उसमें कॉम्प्रहेंशन वगैरह वो है, उससे प्रैक्टिस करते रहना। इंक्रीजिंग, नीले से लिखते हैं, नीले से ज़्यादा सही लगता है ब्लैक से। ये वाला क्वेश्चन करके लाना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मतलब एस से,
इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। बहुत इजी टॉपिक है। बून एंड और, नॉट एंड, और बेन। वैसे बेन और बून था लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया, बून और बेन। बेन और बून लिखा वहाँ पे। ये हमारा टॉपिक है 2024 का, टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक से मान लो। ठीक है, एआई का आज मैंने डिस्कस कर रहा था अपने डेली डिस्कशन के अंदर। किसी ने नहीं देखा हो तो एआई से रिलेटेड आया था, अच्छा था एडिटोरियल आज का, वो देख लेना। ठीक है, उसके थोड़े से नोट्स बना लेना। इसको लिख के लेके आना, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सबको यहाँ पे जो है यूज़ करना। ठीक है, थोड़े से डेटा, थोड़े से फैक्ट, थोड़े से कोट। ठीक है, एक ऐसे के अंदर एक कोट लिखो। ठीक है, एक ऐसे के अंदर, क्योंकि 300 वर्ड का है तो 3 से 4 ये ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 लिखो। यहाँ पे डेटा लिखो, स्टैटिस्टिक लिखो। ठीक है, एक स्टोरी हो सकती है इसके अंदर, बस इतना ही लिखो। इससे ज़्यादा बाकी सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बस जो है नमक का काम करती है। ये हमारी डेटा, फैक्ट, स्टैटिस्टिक जो है हमारे एसे के अंदर नमक का काम करती है। अब नमक ज़्यादा हो जाएगा तो रोटी जो है थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी और नंबर कम मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका नमक जितना यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इतना ही है इस आज के लेक्चर के अंदर। कल फिर मिलते हैं 5 बजे। आई होप कि आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर।